हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 5 के व्याकरण व्योम अर्थात हिंदी 2 से अपना पाठ पढ़ेंगे और हमारा पाठ का नाम है पाठ 2 वर्ण विचार। जैसा कि पाठ में ही दिया है वर्ण विचार, वर्ण यानी अक्षर और विचार मतलब उसके बारे में मनन करना या सोचना। तो इस पाठ में हम वर्णों के विषय में यानी अक्षरों के विषय में सोचेंगे। जैसे कि हम जब कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती, ध्वनि जैसे यहाँ पे हमारा एक चित्र है कि एक गुरु अपने शिष्यों को कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सदा सत्य बोलो, सदा सत्य। उनके मुंह से क्या निकल रहा है? सदा सत्य बोलो। तो उनके मुंह से क्या निकली? ध्वनि निकली। पहला है सदा, फिर सत्य, फिर बोलो। तो यहाँ पे कितनी ध्वनियाँ उनके मुंह से निकली? सदा सत्य बोलो। 1 2 3, ये तीनों क्या हैं? ध्वनियाँ। लेकिन इन ध्वनियों को भी जब हम छोटे छोटे रूप में बांटते हैं, जैसे यहाँ पे सदा, सदा को अगर हम देखें तो स में अ प्लस द प्लस आ, सदा। सत्य का श प्लस अ, त प्लस य प्लस अ, सत्य। बोलो, ब में प प्लस ओ प्लस ल प्लस ओ, बोलो। तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। कौन सी? ये जो हमने प्लस 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 करके जो अलग अलग लिखी हैं, ये सारी जो हैं सबसे छोटी ध्वनियाँ। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या हम स को और बांट सकते हैं या अ को और छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो ये छोटी से छोटी ध्वनि ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यहाँ पे देखें, जैसे सदा को हमने भाग में बांटा है, यहाँ पे 4 भाग में, लेकिन इन चारों भाग में स अ द आ, अब इनको हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। यही छोटी ध्वनियाँ हैं क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जैसे कि वर्ण और माला अगर अलग अलग करें तो वर्ण यानी अक्षर और माला मतलब जैसा कि हम लोग की फूलों की माला या किसी भी वस्तु की जो माला बनाते हैं, गले में पहनने का जो माला एक साथ गूंथते हैं, तो वर्णमाला मतलब जब अक्षरों को एक साथ रखा जाए वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। सही क्रम मतलब उनके लिखने का तरीका। जैसे कि अगर हम फूलों को गूँथें एक सही तरीके से, यदि हम फूलों को जब गूँथते हैं तो फूलों को कैसे भी नहीं डालते बल्कि एक ही तरीके से सारे फूलों को डालते हैं, तब जाके एक सुंदर सी माला बनती है। उसी प्रकार से जब वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो वो क्या कहला जाता है? वर्णमाला बनती है। तो हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 यानी 48 वर्ण हैं जो निम्न हैं। 48 वर्ण मतलब उसमें हमारा स्वर और व्यंजन अलग अलग है। अब वर्णमाला वर्णों के भेद में आता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर और व्यंजन। मैंने अभी जैसे कहा कि वर्णमाला देखें, वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन दोनों का मिला हुआ रूप। लेकिन यदि हम वर्णों के भेद को देखें तो वर्ण के भेद कौन से हैं? वर्ण में स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं स्वर। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है, यानी खुद ही अपने आप में वो एक ध्वनि है, वो अपने आप में ही एक ध्वनि है। उसको जो उच्चारण हम करते हैं वो किसी और की सहायता से नहीं, खुद में ही उसका उच्चारण होता है। यानी तथा उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर जो हमारे अ से लेके अह तक हमने देखा, ये क्या है? स्वर। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हर्ष, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जिसको हम
जिसको हम बहुत ही कम समय में उच्चारण करते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये हमारे बहुत धीरे और जल्दी बोला जाता है। जबकि दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों का उच्चारण हर स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। मतलब जैसा हर स्वर में हमने अ, ई, उ, री कहा, लेकिन दीर्घ में हमें थोड़ा उससे 2 गुना मतलब डबल टाइम लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, अ, ये सारे किस में आ गए? दीर्घ स्वर। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष व दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद एक इस तरह का चिन्ह लगता है, जैसे हम एस टाइप का जो चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम, इन सभी में ये सब क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी स्वर हैं जिन्हें हम स्वरों में नहीं गिनते हैं। स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अयोग्य वह कहलाते हैं। जैसे हमने अभी देखा था अ से अह। अ से अह हमने किस में देखा था? स्वर में। लेकिन अभी तक हमने इतने के ही विषय में पढ़ा। कुछ ऐसे स्वर, हर्ष स्वर, जिनका उच्चारण जल्दी होता है, और कुछ ऐसे जिनका ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये तो जो स्वर हैं, इन्हें स्वर में ना गिन के हम अयोग्य व्यय में गिनते हैं। अयोग्य व्यय पहला है अनुस्वर यानी अंग, और दूसरा है विसर्ग जिसे कहते हैं अह। साथ ही साथ यहाँ पे अनुनासिक भी है, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वर यानी अंग की मात्रा, जिसका उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों के साथ होता है। जैसे यहाँ पे हमने अनुस्वर में कहा बंदर, रंग, हंस, इसका उच्चारण किस में हुआ? नाक से। अनुनासिक, इसका उच्चारण किससे? नाक और मुख दोनों से, जैसे आँख, चांद, गांव, कुआं आदि। विसर्ग, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आधे ह के समान होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है? 2 बिंदी। यह व्यंजन के बाद में या बीच में लगता है, जैसे दुख, प्रातः, दुख, प्रातः, अतः, क्रमशः, यानी उनके उच्चारण कैसे? आधे ह के समान होता है। अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर क्या है? स्वर क्या है? जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है। लेकिन जब इन्हीं को हम किसी चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहला जाती हैं? मात्राएं। जैसे स्वर है हमारा अ, आ, ई, उ, तो यदि इनको चिन्ह में हम लिखें तो ये क्या कहला जाएंगे? मात्राएं। जैसे अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन आ में ऐसा एक बड़ा डंडी जो होता है, लाइन जो होती है, वैसी होती। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, इन सब की मात्राएं हैं। यदि इन्हें हम फिर से देखें तो यहाँ पे देखते हैं अक्षर हैं ये सारे, यानी वर्ण, और यदि इनको चिन्ह के रूप में लिखें तो ये क्या कहलाएगी? मात्राएं कहलाएगी। यहाँ पे अ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारी क्या कहला गई? मात्राएं। थैंक यू।